हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सम्राट अशोक के बारे में वो सारी चीजें जानी थी, उसके प्रशासन से संबंधित, उसकी कलिंग विजय और उसकी सामान्य जानकारी जो भी थी। आज हम सम्राट अशोक और उसके अभिलेखों पर चर्चा करेंगे। तो देखो, चर्चा करते हैं सम्राट अशोक और उसके अभिलेख। वह अभिलेख। देखो, बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो भारत में अभिलेखों का प्रचलन भारत में अभिलेखों या शिलालेखों का प्रचलन करने वाला ही कौन था? अशोक था। तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करनी है, अभिलेखों का प्रचलन किसने किया बेटा भारत में? तो सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में हुई और किसने की? टिफिन थेलर नामक विद्वान ने खोज कि ये सम्राट अशोक के ही अभिलेख है। कब हुई? 1750 में। किसने की? टिफिन थेलर ने की। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि साहब, इनको पढ़ने में सफलता कब मिली? तो बताना 1835 और 37 में। 35 और 37 में किसको? जेम्स प्रीसेंस नामक विद्वान को। जेम्स प्रीसेंस ने 1835-37 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और इनकी खोज 1750 में टिफिन टेलर के द्वारा की गई। भारत में अभिलेखों का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? सम्राट अशोक। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन होता है, अभिलेखों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? एपिग्राफी। ये विशेष बात है बेटा। अभिलेखों के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन की शाखा कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है। अब अगर हम बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो एक तो है लिपि, भाई कौन सी लिपि में थे, और एक भाषा। तो 4 लिपियां और 3 भाषाओं में थे। लिपि जो 4 थी वो थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरेमाइक। दोबारा सुनो, अशोक के अभिलेख कितने लिपियों में थे? 4। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरेमाइक। 4 लिपियां हो गई। परंतु भाषाएं कितने थी? 3। ग्रीक, अरेमाइक और प्राकृत। लिपि 4 है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरेमाइक, और भाषा 3 है, ग्रीक, अरेमाइक और प्राकृत। ठीक है। कई बार प्रश्न आता है कि अशोक के शिलालेख, तो बताना है बेटा, शिलालेखों की संख्या थी 14। अशोक के जो शिलालेख थे, शिलालेख मतलब शिला पर अंकित लेख, कितने थे? 14। अब इनमें मुख्य मुख्य जो थे उनके बारे में कई बार प्रश्न आता है। जैसे पूछा जाता है प्रथम शिलालेख। कैसा शिलालेख? प्रथम शिलालेख। नंबर 1, नंबर 2, दो चीजें हैं इसमें। एक तो प्रथम शिलालेख में अशोक बोलता है कि भाई पशु बलि नहीं करनी है। तो पहला, पशु बलि की निंदा। दूसरा, सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है। देखो बेटा, सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर माना है, जिसका उल्लेख शिलालेख नंबर 1 पे, और स्वयं स्वीकार करता है अशोक कि समस्त जनता, समस्त प्रजा, समस्त मनुष्य मेरे संतान की तरह है। यह है। और दूसरा, पहली शिलालेख में वो क्या कह रहा है? पशु बलि निंदा, यानी पशुओं की बलि नहीं करनी है। इसका मतलब अशोक के समय पशुओं की जो बलि थी वो वर्जित थी, पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी। ठीक है। 5वां शिलालेख
हमें चर्चा करनी है उन शिलालेखों पे जो मुख्य मुख्य हैं। पांचवा शिलालेख है, इसमें क्या है बेटा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति का क्या है, उल्लेख है। ये धर्म महामात्र जिनका मुख्य कार्य जनता में धर्म का प्रचार और प्रसार करना था, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था अशोक ने बहुत धर्म अपनाया था, तो ये भी विशेष ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है अशोक का 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है। 13वें शिलालेख में दो चीजें हैं बेटा, क्या क्या है। एक तो 13वें शिलालेख में है कलिंग अभियान का उल्लेख। कल भी जिसकी हमने चर्चा की थी, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग अभियान किस शिलालेख में है, तो उसका उल्लेख शिलालेख नंबर 13 में है। और ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, अशोक के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। अशोक के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, ये प्रश्न बार बार आया हुआ है। ये किसमें है, शिलालेख नंबर 13 में, और कलिंग अभियान का उल्लेख भी शिलालेख नंबर 13 में है। ये अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। और अंतिम 14वां जो शिलालेख है बेटा, वो देखो 14वां शिलालेख है, इसमें क्या है, इसमें सम्राट अशोक आह्वान कर रहा है, किससे, अपनी प्रजा से। 14वें शिलालेख में सम्राट अशोक ने आह्वान किया है, निर्देश या आदेश नहीं दिया है, आह्वान किया है अपनी प्रजा से। क्या आह्वान किया है कि मेरी जो प्रजा है वो अपना कुछ समय निकालकर धार्मिक कार्यों में भी व्यतीत करे, धर्म के नाम पर भी अपना कुछ समय बिताए, धार्मिक कार्यों में भी अपनी पूंजी और अपने समय को व्यतीत करे। तो 14वें शिलालेख में धर्म के प्रति आस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कुल ये 14 शिलालेख थे, इनमें जो मुख्य मुख्य थे मैंने आपको बताए हैं। देखो बेटा, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हमें चर्चा करनी मौर्यकालीन प्रशासन की। मौर्यकालीन प्रशासन की बात करेंगे कि कैसे मौर्य काल में प्रशासन चलता था, ठीक है। अभी जो प्रशासन था उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते थे। एक तो केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र का प्रशासन, और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांतों का प्रशासन। अब केंद्रीय प्रशासन की हम बात करते हैं। केंद्रीय प्रशासन से जुड़े जो पदाधिकारी होते थे मौर्य काल में, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। क्या कहते थे उन्हें, तीर्थ, जिनकी संख्या कितनी थी, 18। दोबारा समझो, मौर्यकालीन प्रशासन दो भागों में, केंद्रीय प्रांतीय। केंद्रीय प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 थी, ठीक है। और इनमें मुख्य थे मंत्री व पुरोहित। मंत्री व पुरोहित। अब बात करते हैं हम प्रांतीय प्रशासन की, ठीक है। प्रांतीय प्रशासनों की हम बात करें तो राजा के पुत्रों यानी राजकुमारों के अधीन रहता था। राजा के पुत्रों या राजपुत्रों या आर्यपुत्रों के अधीन ही प्रांतों का प्रशासन रहता था, क्योंकि स्वयं अशोक भी शासक बनने से पूर्व अवंतिया उज्जैनी का प्रशासक रह चुका था। तो यह भी अपने को विशेष ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब देखो कुछ अधिकारी या पदाधिकारी थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे महामात्र। महामात्र जनता में
धर्म का प्रचार करने वाला, जिसको अपन धर्म महामात्र भी कह सकते हैं, जिसका उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में है, जिनकी नियुक्ति अशोक ने अपने राज्यारोहण के 14वें वर्ष की थी। उनका मुख्य कार्य था जनता में धर्म का प्रचार करना। ठीक है बेटा। और इसके अलावा हम बात करें, एक पद था राजुक। राजुक था ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाला। ग्रामीण जनपदों की देखभाल करने वाला, ये राजुक काफी महत्वपूर्ण अधिकारी या पदाधिकारी था। और सम्राट अशोक ने भी खुद इसके संबंध में ये बताया है कि जैसे एक मां अपनी संतान को कुशलधाय मां के पास छोड़कर निश्चिंत हो जाती है, जैसे एक मां अपनी संतान को कुशलधाय मां के पास छोड़कर निश्चिंत हो जाती है, ठीक वैसे ही मैं अपनी प्रजा को कुशल राजुकों के पास छोड़कर निश्चिंत हो गया। ठीक है। तो ये जो राजुक था, इस पे बड़ा विश्वास था, किसका? सम्राट अशोक का। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने मौर्य वंश से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी बची हुई थी उसको हमने पूरा किया, यानी सम्राट अशोक के अभिलेख और शिलालेखों की चर्चा की है और मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।